नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात बेबाक में हम लोग बिहार में जात की राजनीति की बात करेंगे कि बिहार में जात की राजनीति का गणित क्या है और क्यों वहां जातियों पर मुद्दे खिसक के आ जाते हैं। आप विकास की बात कर लीजिए, आप चांद पर चढ़ने की बात कर लीजिए, आप तमाम तरक्की की बातें कर लीजिए, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे होंगे उनकी बात कर लीजिए, लेकिन आखिरकार सारी चीजें जाके जाति पर समाप्त होती हैं और राजनीति तो बिना जाति की संभव ही नहीं है। ये सच्चाई है। यानी बिहार के साथ एक सबसे बड़ा सच जुड़ा हुआ है जाति की राजनीति का। अब जातीय राजनीति का इतिहास, भूगोल अगर हम जानना चाहें, उसके अतीत में जाना चाहें, तो सीधे सीधे आप एक गणित देखिए कि 1946 के बाद, यानी देश के आजाद होने के ठीक पहले एक चुनाव हुआ था, उसके बाद से लेकर 1977 तक इक्का दुक्का मौकों को छोड़ दें तो सवर्ण राजनीति वहां हावी रही और यह सवर्ण काल 1977 तक चला है बिहार का। और उसी दौरान श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह बाबू, विनोदानंद झा, जगन्नाथ मिश्र, केदार पांडे, ये तमाम मुख्यमंत्री हुए। लेकिन 1990 के बाद से सवर्ण युग का अंत हो गया। बिहार में सवर्ण काल खत्म हो गया। स्वर्ण काल नहीं, सवर्ण काल मैं कह रहा हूं। यानी सवर्णों की राजनीति का अंत एक तरह से हो गया। अब राजनीति कहां गई? राजनीति के मुखिया कौन बने? सूबे के मुखिया कौन बने? सूबे में वर्चस्व किनका रहा? वो 2 से 3 जातियां वहां रही। एक तो पिछड़ी जातियां रही, दूसरा कि मुसलमान रहे, तीसरा कि अगर उपजातियों में जाए तो यादव रहे, कुर्मी रहे, माझी रहे, दलित तबके से रहे। ये 3 मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा सबसे पहले 1990 में लालू प्रसाद को, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा राबड़ी देवी का राज, तीसरे में आ गए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार लगातार बिहार पर मुख्यमंत्री के तौर पर शासन कर रहे हैं। लेकिन जो जातीय आंकड़े हैं वो बिल्कुल, जो समीकरण 1977 के पहले होता था वो बिल्कुल बदल गया। सवर्ण जातियां हाशिए पर चली गई और दलित, पिछड़े और मुसलमान, ये 3 जातियों का वर्चस्व कायम हुआ। आबादी के हिसाब से भी इनका वर्चस्व होना चाहिए, इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि इनकी जितनी आबादी है। अगर आबादी की बात करें तो लगभग 50 से 51% पिछड़ी जातियों की आबादी है, समेकित पिछड़ी जातियों की आबादी है, जिसमें ओबीसी, बीसी तमाम जातियां आती हैं। 17% के आसपास दलित जातियां हैं। तो ये दलित और पिछड़ी जातियों को जोड़ दें तो 67% अकेले इनकी आबादी है और 17% के आसपास सवर्ण लोगों की जमात है, सवर्ण लोगों की जातियां हैं, जिसमें राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, ये लोग हैं, भूमिहार हैं। 1990 के बाद से जो परिवर्तन शुरू हुआ, वो परिवर्तन का दौर इस कदर रहा कि ये 3 जातियां घूम फिर के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक जमाने में बिहार में सिर्फ आरजेडी में 60 से 65 एमएलए हुआ करते थे। आरजेडी को मुस्लिम और यादव मतों का ध्रुवीकरण वाला एक दल माना जाता है और उस आरजेडी में यादवों का वर्चस्व इतना था कि 61-62 उनके एमएलए हुआ करते थे। धीरे धीरे वो संख्या घटी, लेकिन फिर भी वर्चस्व अगर किसी दल में यादवों का है तो वो आरजेडी ही है। अगर आरजेडी की बात करें हम लोग तो उनकी आबादी सिर्फ 15% है। लेकिन अगर हम उनके उम्मीदवार देखें तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार 61 जीते थे आरजेडी के, जेडीयू के और दूसरे दलों से। यानी 243 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में, असेंबली में 61 विधायक गए थे यादव समुदाय से, जो अलग अलग दलों से थे। आरजेडी से अकेले 42 थे,
जेडीयू से 11 थे और बीजेपी से भी 6 थे। कांग्रेस ने भी 2 उम्मीदवार उतारे, लेकिन सबसे ज्यादा आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे। 101 के फॉर्मूले पर चुनाव हुआ था 2015 का विधानसभा चुनाव। उस चुनाव में यादवों के 61 उम्मीदवार जीते और विधानसभा में पहुंचे, यानी उनकी संख्या सबसे ज्यादा नंबर 1 पर रही। नंबर 2 पर जो संख्या रही वो रही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, यानी दलित समुदाय के 40 विधायक विधानसभा पहुंचे। तीसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिसके 24 उम्मीदवार अलग अलग दलों से जीत के गए। यह अलग बात है कि एनडीए में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला था, लेकिन 9 में से कोई नहीं जीत पाया। उसमें आरएलएसपी, हम सेकुलर यानी जीतनराम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी और बीजेपी एक साथ थे 2015 के विधानसभा चुनाव में। और इन लोगों ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें से एक भी नहीं जीता, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार जीतते रहे। दरअसल मंडल कमीशन के बाद ये परिवर्तन आया कहां से? मंडल कमीशन के बाद ये परिवर्तन आता है और सवर्ण युग का एक तरह से कहिए तो अंत हो जाता है। और जगन्नाथ मिश्र बल्कि कहें तो अंतिम मुख्यमंत्री, सवर्ण मुख्यमंत्री थे बिहार के, जिन्होंने बिहार की सियासत को संभाला। उसके बाद से 2000 का दौर आता है। 1990 में लालू प्रसाद आ गए और उनके बाद से लगभग ये 2005 तक की स्थिति चली। 2005 के बाद आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार आए, जीतनराम मांझी आए, फिर नीतीश कुमार आए और यह हड़बड़ी होगी अभी कुछ कहना, लेकिन अगली बार जो स्थितियां बननी है उसमें भी नीतीश कुमार आ जाएं, यानी 2020 में भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सिर्फ एक विवाद है कि एनडीए की एकजुटता बनी रहे। यह इतना तय है कि नीतीश कुमार का अपना जातीय वर्ग आधार इतना छोटा है, उनके वोटों का परसेंट इतना कम रहता है कि जब तक वो किसी के साथ नहीं होते हैं, बीजेपी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में वो साथ रहे तो उनके वोटों का परसेंट 21-23 के बीच में चला गया। 21% से 23% और उससे ज्यादा बीजेपी का था। तो यानी नीतीश कुमार को अपने जो वोट मिलते हैं वो अगर 2015 के विधानसभा को देख लें तो 16% के आसपास उनको वोट मिले थे। उसके पहले भी वही 16, 18, 15 का रफ्तार उनका रहा है। यानी नीतीश कुमार को भी एक साथी चाहिए, एक सपोर्टर चाहिए, जिसके साथ रहकर वो अपना वोट बैंक बढ़ा लेते हैं, अपना वोट परसेंट बढ़ा लेते हैं और दूसरे दल को भी जो उनके साथ रहता है उसको भी एक सपोर्ट मिलता है कि इनके जो 10-12%, 17% जो वोट हैं वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। नहीं भी जुड़े तो उसका बीजेपी का वोट आधार लगातार 21 से 23%, 26% के बीच में भैरी कर रहा है। यानी उसके वोट आधार में कोई कमी नहीं आई है, उसका वोट इंटैक्ट है और नीतीश कुमार का जो वोट उसमें एड ऑन होता है, जो जुड़ जाता है, उससे सरकार वहां बन जाती है। तो एनडीए की सरकार बनने के पीछे का रहस्य यही है कि नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री तो उनके साथ अकेले नहीं बन सकते हैं, उनके साथ एक किसी सपोर्ट की जरूरत होती है और वह सपोर्ट 2015 में अगर आरजेडी की ओर से मिला तो 2020 में फिर बीजेपी की ओर से मिल रहा है। सिर्फ एक इंटैक्ट रहने की बात है जो बार बार आ रही है कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो बार बार एक थ्रेटनिंग दे रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं और सीटों के संख्या पर, ये कुल मामला सीटों की संख्या को लेकर है। वो विधानसभा में जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटें उनके दल को मिलती हैं कि नहीं, और उनकी मांग भी वाजिब है कि जब उनकी दलित आबादी 17% है तो उनको वाजिब हक मिलना चाहिए। तो हक की लड़ाई में अगर एनडीए नहीं टूटता है, इंटैक्ट रहता है, तो यह मान के चलिए कि बीजेपी और नीतीश कुमार का जेडीयू ये दोनों मिलकर इस बार भी सरकार बना लें तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। हालांकि परिस्थितियां उनके बिल्कुल प्रतिकूल जा रही हैं,
हर चीज एक विकास के काम को छोड़ दें। विकास निश्चित तौर पे बिहार में हुआ है, नीतीश कुमार ने किया है, सड़कें बनी हैं, बिजली 22 से 24 घंटे रहने लगी है, आवागमन की सुविधा बढ़ी है, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन कई ऐसे पैरामीटर हैं जैसे हेल्थ के सेक्टर में बहुत पीछे हैं। ये इसका खुलासा पिछले साल चमकी बुखार जो जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात आती है उसमें हो गया था, इस बार कोविड-19 की बीमारी महामारी के दौरान हो गया। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ सेक्टर में अभी पीछे हैं, उसमें उनको काम करने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदाएं उनको परेशान करती हैं, उनको हर साल बाढ़ परेशान कर रही है, उनको हर साल बारिश परेशान कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो लेकिन इन प्रतिकूलताओं के बीच भी नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत अभी तक दिख रही है। आगे क्या होगा, कैसे गठबंधन बनेंगे, अभी 3-4 महीने का टाइम है, कैसे किन दलों का गठजोड़ होता है, कौन किधर टूट के किधर जाता है, कितने लोग आते हैं। सूचनाएं बार बार आ रही हैं कि आरजेडी को नेस्तनाबूद करने पर जेडीयू तुला हुआ है, उसके 24 विधायक स्वतः उसके संपर्क में, अपने आप संपर्क में हैं, जैसा दावा करते हैं जेडीयू के लोग। तो अगर ऐसा होता है तब भी नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत बनेगी। अगर यह नहीं होता है तब भी नीतीश कुमार बहुत ही कंफर्ट स्थिति में है, बहुत आरामदायक स्थिति में है। सिर्फ उनके साथ एक ही दिक्कत है कि अगर एनडीए में कोई टूट न हो, चिराग पासवान कोई अड़ंगा न खड़ा करें, क्योंकि चिराग पासवान के बयान और तेजस्वी यादव के इशारों से यह लगता है कि एक इतर भी खिचड़ी पक रही है। वो खिचड़ी किस तरह की होगी, कैसा स्वाद होगा, कैसा उसका लोग फल देंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज की बात बेबाक में बस इतना ही। नमस्कार।